अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अनाउंसमेंट आज भी जेर बहस रहा। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दिए कि अब T20 का ही क्राइटेरिया दिखाई देता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में। फ़हीम अशरफ के बारे में लोग बात कर रहे हैं कि क्या वो टेस्ट का मटीरियल है, क्या वो टेस्ट क्रिकेट भी उनको शामिल करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे लिमिटेड ओवर क्रिकेट की। इसके साथ साथ इमामुल हक, ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ हक लगा हुआ है उसका हक बन गया है कि वो जो चाहे वो करे। इससे पहले इंजमामुल हक साहब थे और उसके बाद जो टीम की सिलेक्शन होती रही थी, जो उतार चढ़ाव हमने देखे वो भी सबने देखे। अब मिसबाहुल हक साहब हैं तो पता चलता है कि इमामुल हक साहब के लिए अब भी दरवाजे खुले हुए। तो इमामुल हक की परफॉर्मेंस का अगर हम जायजा लेते हैं, पिछली 13 टेस्ट इनिंग्स अगर इमामुल हक की देख लें तो फिर 17 की औसत से उन्होंने रन्स किए हैं और 200 चंद रन उन्होंने जो है वो इस दौरान में स्कोर किए। इसके बावजूद वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन बन जाते हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप देखें तो खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस का मेयार खासा बेहतर रहा। इसके अलावा भी अगर आप ओपनिंग बैट्समैन देखेंगे तो उनकी कारकर्दगी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद इमामुल हक का जो है वो इतना ज़्यादा मजबूत कहना चाहिए खूंटा दिखाई देता है कि भाई उनको कोई भी हिला नहीं सकता। ऐसा फवाद आलम 5-5, 6-6 सीजन के अंदर रन स्कोर कर दें, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जब एक सीरीज में नहीं खिलाते हैं तो दूसरी में उनसे सवाल किया जाता है तो वो यही बात कहते हैं कि देखें वो टीम का हिस्सा है और ज़रूरत पड़ने पर उनको शामिल करेंगे। तो वो ज़रूरत कब आएगी, ये एक सवाल दिखाई देता है कि वो ज़रूरत कब महसूस करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट। क्योंकि हारिस सुहेल ने जब परफॉर्म नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया में तो सब एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि अब जो श्रीलंका से सीरीज होने जा रही है यहां पर मौका मिलेगा फवाद आलम को, लेकिन दोनों टेस्ट मैचों में फवाद को मौका नहीं मिला। और अब जिस तरीके की सूरत हाल यहां दिखाई दे रही है तो अब भी क्रिकेट माहिरीन कह रहे हैं कि फवाद आलम को मौका नहीं मिलेगा। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इजलास 4 तारीख को पेशावर में हो रहा है और इस इजलास में जहां अकाउंट्स और दीगर शोबे, वहां एक और चीज को डिस्कस किया जाएगा और वो है कि हमारे क्रिकेटर्स को कितनी बैनुल-अक़वामी लीग्स में खेलने की इजाजत देनी है। क्योंकि वाकई में जिस तरीके की अब हमारे खिलाड़ियों का रुझान हो गया है, जिस एक एग्जाम्पल वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर की मौजूद है कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी कि अब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आने वाले वक्तों में अब ये यंगस्टर भी ज़ाहिर कम ज़्यादा पैसा मिल जाता है, कम वक्त में मिल जाता है, फेम भी उससे ज़्यादा दिखाई देता है, तो फिर बहुत सारे यंगस्टर्स इस जानिब सोचते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सिलसिले में एक जामे पॉलिसी बनाना चाहता है। वो पॉलिसी पेश की जाएगी, गवर्निंग बोर्ड जब मंजूर कर देगा तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का मामला भी इस वक्त जेर बहस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सलमान नसीर साहब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। इसका कोई इश्तिहार तो दिया नहीं था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनली ही किया था, तो उसमें इस वक्त सलमान नसीर जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं। सलमान नसीर लीगल डिपार्टमेंट से वाबस्ता हैं। सलमान नसीर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का क्या काम करेंगे, इससे यही चीज़ जो बार बार लोग कह रहे हैं कि एक वसीम खान जो है वो ही अथॉरिटी है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और वो अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। क्योंकि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है वो कोई अगर इसी तरीके की तगड़ी शख्सियत आ जाती तो फिर वो कहां पर होते। इसके साथ साथ जो नया आइन बना है उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें जो डिस्कसेबल है। जो सिटी का प्रेसिडेंट होगा, मैं बड़ी एक चीज पढ़ रहा था और इसको मैंने जरा और क्लियर भी करना है, जो सिटी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होगा उसका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, वो किसी क्लब का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, उसकी किसी क्लब से वाबस्तगी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके के जो है वो सिटी का प्रेसिडेंट लाना चाह रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सिटी के मामलात में भी वसीम खान साहब की अथॉरिटी होगी और वही फैसले कर रहे होंगे कि टंडोले यार में किसने जाके खेलना है और जो है वो छांगा मांगा में जाके कौन खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब शो कैसे हैं। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, साइड मैच भी खेला, आज भी नेशनल एयरलाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर नेशनल एयरलाइंस को खेलने का मौका मिल जाए। इन्होंने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी क्योंकि अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट तो रही नहीं है। क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर ताहिर खान साहब, थैंक यू वेरी मच ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सईद भाई, टीम सिलेक्शन पे जरा बात अभी भी चल रही है, लगी आपको सही सिलेक्शन? इमामुल हक अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो इमामुल हक क्यों नहीं रिप्लेस हो सकते, बाकी सब रिप्लेस हो सकते हैं? देखिए नसीम, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे
इस मुल्क का सिस्टम ऐसा बन गया है कि कोई जिसका दौर आता है या बड़े आदमी का ही ये मुल्क है, ये मेरिट पे यहाँ काम होता नहीं है। इमाम उलक आया भी गलत था, और उसके बाद अगर चलो आपने एक चीफ सिलेक्टर था, उसका चचा अच्छा प्लेयर था, हो सकता है उसकी आयु आते ही उसने डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने परफॉर्मेंस भी दी, नो डाउट। जिम्बाब्वे के खिलाफ और श्रीलंका के जो टीमें आई थी दुबई में, उसने परफॉर्मेंस भी दी। आयरलैंड के खिलाफ भी बड़े मैच विनिंग रन किए। आयरलैंड की आपकी टीम को पता है, मगर क्लास का पता चलता है दूसरी कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पता चल जाता है कि बंदा कितना इसमें है, ये पाकिस्तान को कितना सर्व कर सकता है और कितना बड़ा प्लेयर बन सकता है। ये तो ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद मैं ये समझता हूं कि इमाम उल हक की जगह ही नहीं बनती थी, और इंजमाम इतना बड़ा प्लेयर था, मिसबा इतना बड़ा प्लेयर था जो फास्ट बॉलर से भाग जाए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे प्लेयर देखे जिनसे मैं, शफीक पापा अपने दौर के बहुत बड़े प्लेयर थे डोमेस्टिक क्रिकेट के, वो जब पाकिस्तान खेले थे तो वो पीछे वाली बॉल पे बाउंसर पे जो सीनियर्स प्लेयर कहते हैं वो थोड़े से शेकी हुए थे, तो उसके बाद उनको चांस नहीं मिला। इससे दूसरा केस मैं आपको बता सकता हूं, आफ्ताब बलोच का, कितना बड़ा नाम था आफ्ताब बलोच का, उनके साथ भी सेम केस यही हुआ था, लेकिन उन्होंने 62 रन किए थे, वो बाहर हो गए थे। मगर मैं उस वक्त की मैं अप्रोच बता रहा हूं लोगों की, वो लोग थे जो पाकिस्तान के से प्यार करते थे, उनको पता चल गया था कि ये वो क्लास नहीं है कि जो ये ज़हीर अब्बास बन सके या पाकिस्तान के नाम को, जिस नाम से जिसका पाकिस्तान का नाम है, इसको कंटिन्यू कर सके। अब तो ये है कि मेरा भाई आप ये कह रहे हैं कि इमाम उल हक तेज बॉलिंग से डरते हैं? मैं कहता हूं कि इमाम उल हक एक्सपोज हो गया पाकिस्तान खेलने के, अब वो नहीं है, बहुत टैलेंट है, इसमें जगह और बनती है। आपने ज्यादती की, इंजमाम ये अपना मिसबा, हाँ। मैं बड़ा इसलिए कि मिसबा का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं जानता हूं, इतनी आसानी से पाकिस्तान नहीं खेला, 34 इयर्स में पाकिस्तान खेला। इसको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि परफॉर्म करना ग्रेट प्लेयरों का काम होता है। अब उन्होंने, अब ये अपना फवाद आलम, यार इतना ज्यादती मत करो, हाँ, खुदा के वास्ते, पाकिस्तानी है वो, पाकिस्तान का प्लेयर है, उसको खिला के ये बोझ हो गया, परफॉर्मेंस दे के अंदर आया, इसको कहते हैं ग्रेट प्लेयर, जो कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे के। आपको नसीब में एक बड़ी क्रिकेटिंग जो मैं समझता हूं, आपको पता है कोचिंग से बड़ा फर्क पड़ा है। कोचिंग सिस्टम जब से आया है पाकिस्तान में, नो डाउट कि बहुत अच्छा है। जो ये क्वालिफाइड कोचेस मैं देख रहा हूं, इससे कि टेक्निक लड़कों की बहुत अच्छी हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट उठा के देख लें आप, हनीफ मोहम्मद के जमाने से और आज तक आप किसी को भी खड़े हुए देख लें कि आपको टेक्निकल फॉल्ट नजर आएगा। प्लेयर वो बड़े थे, ज़हनी तौर पे स्ट्रांग थे वो, उनके अंदर मुल्क का जज्बा था, अपनी टेक्निक से खेलते थे, एडजस्ट करते थे। यूनुस खान की एग्जांपल बहुत बड़ी है। कौन सा क्रिकेटिंग शॉट था यूनुस का, लेकिन यूनुस का गट्सी, यूनुस की बहादुरी, यूनुस का लड़ना। अब तो प्लेयर एक्सपोज हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि एक सेकंड में पता चल जाता है कि यहाँ हल्का खेलता है। पाकिस्तान को पता चल गया इमाम उल हक पीछे की बॉल को खेल ही नहीं सकता, और आप उसको चांस दिए जा रहे हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कोई बोलने वाला नहीं है। खिला थोड़ी रहे, खिला रखा, मगर देखें आप, किसी बच्चे का चांस मिल रहा है ना, ऐसे बच्चे का चांस आ जाता, वो ना खिलाते, कोई यंगस्टर ले लेते, अंडर 19 ले लेते, कुछ ले लेते, आप के लेके आप ड्रेसिंग रूम का माहौल दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप प्लेयर बन जाता है। और फिर ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या खुर्रम मंजूर ने नहीं देखा हुआ? खुर्रम मंजूर की परफॉर्मेंस तो उठा के देखें, कंटिन्यू परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ताहिर यहाँ पर मुख्तलिफ है, सबके लिए फैसले मुख्तलिफ है, सबके लिए जो है वो एक लकड़ी से नहीं हका जाता। हमारे यहाँ क्रिकेट का मसला ये है। बात यह है नसीम भाई, पसंद ना पसंद की बात है। खुर्रम मंजूर का उनको नाम पसंद नहीं है, इसलिए खुर्रम मंजूर उस सिस्टम में नहीं है। फवाद आलम का नाम पसंद नहीं था, लेकिन उसके रन्स इतने थे, उनकी मजबूरी बन गई। और जो वो 6 सिलेक्टर्स थे जो 6 टीमों के बने, वो इतनी मजबूरी बना दी कि हर टीम के अगेंस्ट वो खेला है 100 किए, हर टीम के अगेंस्ट खेला है 50, 70, 100 किए। फवाद आलम को मजबूरी बन गई है उसकी तो टीम में रहना। इनका बस होता तो शायद फवाद आलम यहाँ नहीं होते, हफीज होते टीम के अंदर, या शुएब मलिक खेल रहे होते टीम के अंदर। कोशिशें तो बहुत सारी थी इनकी, कोशिशें तो बहुत सारे प्लेयरों की थी, लेकिन बात ये देखें, आपने हारिस सोहेल को चांस दिया,
ठीक है, आपने चांस दिया, आपने पिंडी के टेस्ट में रखा, आपने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया के बाद सिर्फ एक ही तो उसकी सीरीज खराब गई है, बाकी तो सीरीज उसकी अच्छी गई है। ठीक है, हम इसके मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया जब टीम यहाँ आई हुई श्रीलंका, आपने पिंडी में मैच हुआ, इसकी इनिंग नहीं आई। ठीक है, आपने अब बोला कि जी एक ही इनिंग आई है, इसको अब चांस हम स्टेडियम में देंगे। स्टेडियम में भी उसकी बैटिंग नहीं आई। जब बैटिंग आई तो आपने मोहम्मद रिजवान को भेज दिया वहां पर। आप ये टेक्निक देखें, आपने उसको सेव किया फॉर द नेक्स्ट टेस्ट के लिए। बचाया जाता है, बचाया जा गया, बाकायदा बचाया गया। और कितने नंबर ऑफ ओवर्स खेले? 35 ओवर्स खेले थे बाबर ने और रिजवान ने। उसके बाद सुबह उन्होंने डिक्लेयर कर दी और वो आपके सामने रिजल्ट था, डिक्लेयर हुई है। उसके बाद इनिंग्स खत्म हुई। टी से पहले डिक्लेयर की थी, टी से पहले खत्म हुई और नेक्स्ट मॉर्निंग पे आगे 2 बॉल बाद मैच खत्म हो गया। तो आप ये देखें किस तरह से सेव किया गया है फॉर द नेक्स्ट टेस्ट मैच के लिए। अब उनके पास एक जवाब मौजूद है कि जी इसको तो उस टेस्ट में चांस ही नहीं मिला, तो ही इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ दैट नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर पे, तो ये तो होगा। तो फवाद को तो वो किसी कीमत पे भी अभी नहीं डालेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब हो सकता है लोगों की काफी राय फवाद ने है। अगर 60 रन कर दिए तो फिर तो थोड़े मसाइल पैदा हो जाने ना। अगर फवाद यहाँ पे रन स्कोर कर जाते हैं, भाई बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और ये लोग गलत नहीं है सईद भाई, ये बिल्कुल सच्चाई से बात कर रहे होते हैं। आप अगर उठा के भी देखेंगे, परफॉर्मेंस का ग्राफ उठा के देखेंगे, आप टीम की सिलेक्शन देखेंगे, रिजवान, अगर अभी तक रिजवान को आपने अच्छा रन दिया है, अच्छा मौका दिया है, कोई एक इनिंग तो ऐसी होती ना कि रिजवान ने स्पार्क, देखिए रिजवान ने सेंचुरी भी स्कोर की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2 सेंचुरियां स्कोर की जब वनडे सीरीज हुई थी बिफोर वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान कोई एक मैच नहीं जीता। रन्स वो इंपॉर्टेंट हैं कि जो जीत में किरदार अदा करें, वरना आपके रन्स जो है वो, जब तक हमारे यहाँ 5 सेंचुरियां स्कोर हुई थी 5 मैचों की सीरीज में, हम एक मैच भी नहीं जीते थे, 5-0 हारे थे। ऐसा लग रहा था सब अपने लिए खेल रहे हैं। सबके लिए इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने 40 रन कर लूं और मैं बच जाऊं। देखें नसीम, रिजवान नो डाउट के यूटिलाइज गुड ऑलराउंडर, अच्छा प्लेयर है। मैं उसकी ये नहीं कहूंगा, है तो पाकिस्तान का ही प्लेयर ना। नहीं बिल्कुल, जो है आपकी राय है। मगर आप अप्रोच देखें, सिलेक्टर की अप्रोच देखें, रिजवान लेके आने के लिए उन्होंने सरफराज को टोटली तीनों फॉर्मेट से बाहर कर, ये नेगेटिव अप्रोच है। आपको अगर मिसाल के तौर पे सरफराज को भारी करना था तो आप एक फॉर्मेट से बाहर कर देते। ठीक है, इसका मतलब ये कि ऊपर की जो चल रहा है सिस्टम, जैसे इंजमाम अपने मिसबा का, ये समथिंग रॉन्ग है, ये पॉजिटिव काम नहीं कर रहे। ये कोई एक लॉबी सिस्टम चल रही है, कोई ऐसा चल रहा है जो कि अपने अपने चल रहे हैं और पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा जा रहा और उन प्लेयरों को लाया जा रहा है जिनको वो खुद पसंद कर रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग की। आपके पास रिजवान, देखिए रिजवान, मैं खुद रिजवान को पसंद करता हूं और ये एक और चीज बता दूं, रिजवान अगर 1 साल और खेल गया तो पाकिस्तान का फ्यूचर का कप्तान है। इंटेलिजेंट भी है, हार्ड वर्कर भी है और गुड प्लेयर, फाइटर भी है। मगर जिस तरह से इन्होंने पोटेंशियल है नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का पोटेंशियल है, मगर ऐसे नहीं था। सरफराज इस वक्त की था, सरफराज पाकिस्तान की जान था। सरफराज से कंपेयर करें तो फिर नहीं, अभी सरफराज से तो कंपेयर मैं नहीं कहता कि सरफराज तो अब तो उसके ऊपर इतना सरफराज पे पैसा खर्च किया गया था, उसको बनाया गया था, अब तो बना था पाकिस्तान के लिए। अब तो वो दूसरा रिकॉर्ड करता, मिसबा का रिकॉर्ड तो उसी ने तोड़ना था, तो उसी को बाहर कर दिया। तो ये ज्यादती है। ये नहीं कि उसको गलत खिलाया, मगर सरफराज के साथ ज्यादती की, तो इससे आपका पता चल गया कि आप क्या चाहते हैं, यहां क्या चल रहा है टीम के अंदर। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जैसे आप इमाम उल हक को टीम में रखा है, आप गलत हैं मेरे भाई। ये अगर आप मिसाल के तौर पे टेस्ट प्लेयर, तो ऐसा प्लेयर होना चाहिए। आबिद अली भी रन करके आबिद एक में नाकाम हो जाते हैं, आबिद अली नजर भी नहीं आते। आबिद अली को देखें आप, 34 साल की उम्र में लेके आए, उसकी वो तो अल्लाह ने किस्मत ऐसी रखी नहीं थी ना, उसकी तो चांस तो मिलना था। अल्लाह है सर, बैठा हुआ कितना भार रखा उसे, हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया अल्लाह ने। फिर उससे बेसिकली अल्लाह चला रहा है। ऐसे लोग तो खत्म करने आए। जैसे अभी मुझे यकीन करें, मुझे अभी इसको मैच को चांस दे देते, इसको आखिरी टाइम चल रहा है फवाद का, इसकी परफॉर्मेंस सही,
इस वक्त आप चांस दे देते। भाई देखिए, अब देर तो खत्म हो गई क्रिकेट कहानी। आप बोलेंगे फवाद आप अच्छे इंसान हैं तो। हाँ, फवाद की उम्र इतनी हो गई है थोड़े दिन के बाद, क्योंकि इससे पहले भी वो सिलेक्ट हुए थे जब हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, मिसबा कप्तान थे। मुझे याद है हारून साहब का ये स्टेटमेंट मैंने देखा था कि फवाद रिप्लेसमेंट होंगे मिसबाउल हक की। अब मिसबाउल हक जिनकी रिप्लेसमेंट उन्हें बनना था वो हेड कोच भी हैं, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी भी हैं, वो बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं, उन्हीं के साथ वो अब इस वक्त टीम में, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा। रिजवान की मैं बात कर रहा था, रिजवान से T20 में तो परफॉर्म नहीं हुआ। हम चले सरफराज आपकी पसंद में नहीं है, लेकिन कामरान अकमल भी एक ऑप्शन आपके पास मौजूद था। उमर अकमल जो है वो भी एक ऑप्शन था, क्योंकि मिसबा के दौर के अंदर उमर अकमल एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खेले थे, और T20 में गेंदें कितनी पीछे जाती हैं। अब यह हाल हो गया है कि उमर टी-शर्ट उतार उतार के कह रहे हैं बताओ मेरी चर्बी कहां पर है, यह हाल हो गया है। देखा आपने वो? बिल्कुल मैंने देखा है, और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ये बात भी डिस्कस भी कर रहे थे। देखिए रिजवान की जहां तक बात करो, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में T20 देखा है, जो जिस तरह से वो डिसमिसल्स हुए वहां पर, कोई फुटवर्क नहीं, कोई हेड पोजीशन नहीं, मतलब आप जब आप डाउन द स्टंप आ रहे हैं तो हेड आपका डाउन है, तो आप वैसे ही फोकस आपका आउट हो गया बॉल से, तो आपको पता ही नहीं है कि बॉल किस लेंथ पे है, किस लाइन में है। ये हेड कोच वहां क्या कर रहे हैं कि हेड कोच ने ये बताया, ये प्लान दिया कि रिजवान जाओ अपना नेचुरल गेम खेलो। अगर ये नेचुरल गेम है तो भाई ऐसा नेचुरल गेम नहीं खिलाएं, ये 2 या 3 T20 खेलेंगे, उसके बाद ये बाहर हो जाएंगे। फिर बात आएगी सरफराज, हाँ यार सरफराज को वापस लाओ यार। अभी वर्ल्ड कप सर पर है नसीम भाई, इस वक्त आप ज्यादा चेंजिंग कर ही नहीं सकते। होलसेल चेंजेस हो रही है, ताहिर 7 चेंज किए हमने पिछली सीरीज में। 25 लड़के अभी तक रीशफल हो चुके हैं इस तीनों फॉर्मेट के अंदर, वनडे टेस्ट 3 सीरीज में जी, इन 3 सीरीज के अंदर। मतलब बहुत बड़ी बात है, कोई ऐसा नहीं होता। इवन आप वर्ल्ड कप में वर्स्ट परफॉर्मेंस भी करते ना, तब भी इस तरह से रीशफल नहीं होते लड़के। बात यह है कि आप फोकस करो अपने 20 लड़कों पे या 18 लड़कों पे, कि जी हमने ये T20 वर्ल्ड कप इस वक्त हमारे सामने है, हमने वहां क्या प्रोडक्ट लेके जानी है। हमने फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमने मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमने स्पिनिंग स्ट्रेंथ बढ़ानी है। आपको अभी तक यही नहीं पता आपका मेन स्पिनर वहां कौन होगा। ये बहुत बहुत बड़ा आपके पास डिसएडवांटेज है। और T20 के अंदर नसीम भाई यासिर स्पिनर का शाह होना बहुत जरूरी है। T20 की बात कर रहा हाँ, हूं T20 जी, कि T20 में काशिफ स्पिनर का भट्टी होना, को आप लेके गए आपने बाहर उसको बिठा ड्रॉप कर दिया ना। आप और देखें, आप खिलाते तो सही ना, कहीं चेक तो करते, खब्बा स्पिनर रन रोकते हैं। अम्माद वसीम से आप निकलेंगे ही नहीं। आपके जहन में है ना कि भाई ये आपने बना लिया कि ये है 11, इधर से उधर नहीं हिलना, या ये बार-बार इसको ले लूंगा मैं बस। मैं एक बात बताऊं, अगर ये मीडिया स्पेशली स्पोर्ट्स चैनल्स, ये 3-4 जो मेट्रो हो गया, दूसरे जर्नलिस्ट जितने, अगर ये प्रोग्राम बंद हो जाए ना, ये भट्टी वट्टी और फवाद आलम वगैरह कभी ना आए। यकीन करें। ऐसे पता नहीं माजी में कितने कैरियर खत्म हो गए। बहुत सारे लड़कों के कैरियर आपको एक चीज मैं बता दूं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, अब तो टाइम भी निकल गया, एज भी निकल गई। 150 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद पहला वनडे खेला था, तो यहां कितने ऐसे चले गए। मगर मीडिया ने अभी भी जो 150 के बाद या 100 के बाद, जैसे अभी फवाद आलम है, जैसे आबिद अली है, और बहुत जैसे अभी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात, काशिफ भट्टी है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि यकीन करें ये मीडिया खिला रही है, इनका ये लोग नहीं खिलाएंगे। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके पास, आपको बैटिंग भी करके देता है, बैटिंग अलग करके देता है आपको। क्रिकेट में थोड़ी सी ना लेफ्ट आर्म स्पिनर, आपके पास लेग स्पिनर अब आपका फॉर्म में कोई भी नहीं है जैसे, और बेस्ट चॉइस तो लेफ्ट आर्म स्पिनर होता है। आमिर सुहेल, क्या उस्मान कादिर आए ना, आमिर सुहेल, देखिए उस्मान कादिर को मैं आए और आएंगे और फिर चले जाएंगे। उस्मान कादिर को मैं तो कहता हूं कि इज्जत अल्लाह दे, बहुत ताजी बात है कि इसने के बड़ा, मगर ये मुझे समझ में आया कैसे ओबलाइज किया हुआ है। देखिए ना, अगर ये कौन सा ओबलाइज है? देखिए उस वक्त, अगर जिस वक्त की बात कर रहे हैं हम, उस्मान कादिर को सिलेक्ट किया गया था, उस वक्त जाहिद महमूद की कारकर्दगी बहुत बेहतर थी। अगर जिसने भी बॉलिंग देखी होगी, ये यहाँ बैठे हुए क्रिकेट खेलने वाले, जितनी जगह पे वो गेंद कर रहे थे, लेकिन उस्मान कादिर के बारे में कहा जाता है कि वो कप्तान के बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो फिर उन्हीं का कुर्रा फाल निकला और वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। खेलने का अब तक मौका नहीं मिला उन्हें, ऐसा नहीं है कि उन्हें खेलने का मौका मिल गया। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ जॉय ट्रिप पे चल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं 1 या 2 तो ऐसे कैरी कर रहे होते हैं। इमामुल हक की एग्जांपल हमारे सामने, उनकी परफॉर्मेंस का मेयार क्या है वो हम सब ने देखा हुआ है। रिसेंट पास्ट में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन वो रिप्लेस नहीं हुए। फवाद आलम टीम के साथ कैरी हो रहे हैं, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिल रहा। जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, लेकिन एक जात वहां भी बैठी हुई है, वो भी जो फैसले करती है फिर वो हम सब ही देखते हैं। पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के खिलाफ 7 तारीख से जो टेस्ट मैच
ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके के फैसले हो रहे होते हैं तो फिर ऑल आउट में तो ऑल आउट ही जाएंगे, और एक ऐसी शख्सियत के जो खुल के ऑल आउट जाती हैं वो इस वक्त अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक वक्त ऐसा भी था कि वो भी नॉक कर रहे थे पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे। कई ऐसे प्लेयर्स की कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फिर जाके बहुत खिदमात अंजाम दी। साजिद खान साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। यहाँ सईद आज़ाद साहब बैठे हैं, ताहिर खान साहब बैठे हुए स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे कुलीग ताहिर खान और सईद आजाद को बहुत बहुत सलाम, और यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल हमेशा की तरह भाई साजिद भाई, ये आपके कुलीग हैं ताहिर खान, आप दोनों ने एक ही एरा में खेली है? हाँ, ताहिर खान हमारे मतलब कुलीग हूँ, इदारे में हम काम करते हैं, पीआईए। अच्छा, वो तो ये तो नेशनल बैंक में करते हैं, ये तो पीआईए में नहीं है। मैं साथ खेला हूँ। नहीं, ये कुलीग इस तरह है, ये कुलीग उस तरह। नहीं, सुन, अंडर 19 वगैरह काजन ट्रॉफी। सही नसीम भाई, एक बात आपको बताऊं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करूं। आजाद साहब, जब मैं अंडर 19 वगैरह खेल रहा था, कराची से खेलता था, उस वक्त 100 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। मैं 100 करता था, 100 रुपए मुझे देते थे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरे वालिद की बात कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। नौजवान टैलेंटेड क्वालिफाइड कोच, अगर वो नहीं भी देते तो आप ले लेते साजिद भाई, मैं जानता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए साजिद भाई, साजिद भाई मुझे ये बताइए, यकीन माने टैलेंट है जी साजिद भाई, ये जो इमामुल हक को शामिल किया है, परफॉर्म ही नहीं हो रहा है इमामुल हक से। अगर पिछली 13 टेस्ट इनिंग आप देखें तो 17 की औसत से उन्होंने रन स्कोर किए, लेकिन उनके लिए जगह है और वो कैरी भी करेंगे। जहां मौका मिलेगा उनको खिला भी दिया जाएगा। फवाद आलम को आप कैरी करते रहेंगे, या तो रखते ही नहीं है, रख लेंगे तो कैरी करते रहेंगे। इस वक्त जो कोई तब्दीली आके नहीं दे रही कि हम कहें कि हाँ ये जो सेटअप आ गया है ये बड़ा मेरिट का ख्याल कर रहा है और ये मेरिट को लेके चल रहा है। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। इमामुल हक का आना, बाबर के बेस्ट फ्रेंड है, बाबर ने कहा मेरा बेस्ट फ्रेंड इमामुल हक है, तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। बाबर के कितने बेस्ट फ्रेंड है? वो सुना है उस्मान कादिर भी उनका बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से वो टीम में आ गए थे। तो बाबर के कितने बेस्ट फ्रेंड है? बस तो सर ये चीजें नसीम भाई, ये चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इमामुल हक को नहीं होना चाहिए था। और पाकिस्तान की जो बांग्लादेश के खिलाफ जो टेस्ट मैच पे अनाउंस किया, फहीम अशरफ की स्मर्श की दवाएं अगर फाइनल में आउट कर दें, उनको सिलेक्ट कर लिए गया है। देखिए बहुत बड़ी जाती। और एक और बात आपको बताते चलूं, जहां फवाद आलम को खिला दे, मेरा नाम बदल दिया, फवाद आलम को नहीं खिलाएंगे, भूल जाए फवाद आलम टेस्ट खेलना, और फवाद आलम को रखेंगे यकीनी तौर पर ये 5 बॉलिंग से जाएंगे और 6 बैट्समैन से जाएंगे। तो जहां तक 20 टेस्ट मैच के हवाले से है तो फवाद आलम तो बहुत मुश्किल है वही टीम खेलेगी जो अगेंस्ट श्रीलंका जो टेस्ट मैच खेला गया था कराची नेशनल स्टेडियम में, जो जीती थी। तो 4 फास्ट बॉलर तो नहीं होंगे, 5 अब 2 फास्ट बॉलर होंगे, एक ऑलराउंडर होगा। में यासिर और बिलाल को, बिलाल जो एक अच्छा ऑफ स्पिनर है, उसको मौका दिया काजिम की ट्रॉफी की कार। मगर वही बात है कि कौन बोलेगा, कौन लड़ेगा। आपने देखा नाहल सिंह के कोच ने ताबिश खान के साथ क्या किया, उसने हक की आवाज उठाई, इसको कह दिया। सिंध का जो कोच है आजम खान, पिछले 40 साल में सिंध की कारकर्दगी, सईद भी खेले हैं, ताहिर भी खेले हैं, हम भी खेले हैं कराची से। मगर कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मगर आजम खान ने जिस तरह खिलाड़ियों के साथ सलूक किया और सिंध की कारकर्दगी, देखिए सिलेक्टर होना और कोच होना ये बहुत अलग मुख्तलिफ है। सिलेक्टर जो है, सिलेक्टर के देता है कोच को, और ग्राउंड में खिलाता है कोच। मैं यहाँ पर जरूर ही कहूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। 17 लाख रुपए पानी में आप फेंक रहे हैं, तो 6 सिलेक्टर आप ले गए, उनकी एको प्रॉब्लम है। मैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम सफर हासिल कर रही है, लोग सफर हासिल कर रहे हैं। नसीम भाई, ये जुल्म कब तक होगा? आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी ताहिर खान ने। खुर्रम मंजूर मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर 2008 में आता है, 2009 में जाता है, ऑस्ट्रेलिया 78 रन बनाता है। उसके बाद पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रनों का बंबार लगा देता है। वो इतना हकदार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा था, मैंने जो बात कही, मैंने बात इसलिए कही थी कि अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दे रहे हैं, जो मिसबाहुल हक ने बात कही कि 4 निफ्ट सेंचुरियां स्कोर कर दी फहीम ने और 6 आउट भी कर दिए, तो जो आपका लीडिंग आउट करने वाला था नोमान अली, आपने जो है वो उसको तो कंसीडर ही नहीं किया। इवन कि जो लीडिंग और मार्जिन से लीडिंग विकेट टेकर था, आप उसको भी खिला सकते थे यहाँ पे। फिर काशिफ भट्टी को आपने ड्रॉप कर दिया बगैर खिलाए हुए। मकसद है पॉलिसी में कहीं क्लियरेंस नहीं है।
देखिए काशिफ भट्टी को रखना चाहिए था, अगर आपने खिलाया नहीं तो उसको रखना तो चाहिए ना। काशिफ भट्टी ने बार बार तो आउट ही करेगा, बॉलर की भी फॉर्म उसी तरह लगती है जो बैट्समैन की फॉर्म लगती है। तो काशिफ भट्टी को ड्रेसिंग रूम का माहौल तो जगाएं, मगर वही बात होती है नसीम भाई, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। 17 साल तारीख में इतनी नाअहल सिलेक्शन कमेटी नहीं आई जो पाकिस्तान के क्रिकेटरों के खिलाड़ियों के साथ खेलना है, और भूल जाए कराची का क्रिकेटर अब आ जाए। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, कौन से खिलाड़ी खेलना है? ठीक है, आप बांग्लादेश से आप 5-4 लेफ्ट आर्म स्पिनरों का आप स्पिनर को खिला देंगे, मगर मैं नहीं श्रीलंका में भी तो हमारा श्रीलंका में भी तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन बहुत सारे थे उस वक्त, तो बिलाल आसिफ नहीं नसीम थे। भाई वही तो बात है ना, यहाँ पर बोलेगा कौन? मिर्जा के सामने, मिर्जा हक नियाजी के सामने बोलेगा कौन? वकार के सामने ये सिलेक्शन कमेटी बोलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम कितने दिनों से कह रहे हैं ये सिलेक्शन कमेटी नहीं बोल सकती, और जो टीम सिलेक्ट हो गई जो बांग्लादेश के खिलाफ जो पिंडी वाले टेस्ट मैच जो हुआ है, वो ये वादे तौर पर उन पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास करोड़ों अरबों रुपए आपने तबाह कर दिए, 75 से ज्यादा सेंचुरियां बनी है, और तमाम टैलेंटेड खिलाड़ियों को नजरअंदाज करते हैं। जिसको चाहते हैं खिलाते हैं, जिसको चाहते हैं मेरिट का कत्ल कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है, और आने वाला जुल्म कब तक रुकेगा ये मुझे आप बता दें। एक सवाल बता दें, मेरिट का कत्ल हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, वाकई में देखिए ना, मेरिट का कत्ल वाकई में अगर आप डोमेस्टिक को क्राइटेरिया कहते हैं तो सईद भाई फिर होना चाहिए था नोमान को। आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर काशिफ को रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर नोमान को कहीं ना कहीं तो आप देना कि भाई उसको कोई रिवॉर्ड दें कि भाई अपने ही मुल्क के अंदर मैच हो रहा है, यहाँ पर नोमान को मौका दे दो। उनकी भी एज हो गई है। फिर कल एक इनके पास ऑप्शन आ जाता है कि इनकी तो एज हो गई है, अब इसको और ज्यादा क्या कैरी करें। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर जुल्फिकार बाबर से जो है वो एक एंड से 50 ओवर करवा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं। तो उस वक्त जूनियर कहाँ गया कि जिसको आपने चेक करना है? पॉलिसी में क्लियरेंस नहीं। नसीम देखो, पॉलिसी तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की तो बिल्कुल ही फिनिश है, कोई चीज नहीं है ना पाकिस्तान का। आप अंडर 19 का आप देख लें, अंडर 19 मुझे समझ में नहीं आता। पहले अंडर 19 पाकिस्तान के लड़के जो होते थे और पाकिस्तान खेल के आते थे या सीजन होम खेल रहे होते थे, कि वो लड़के सब के सब कोई डिपार्टमेंट ले लिया करते, नजरों में आ जाते थे, नजरों में आया करते थे कि ये अंडर 19 पाकिस्तान खेला है। मुझे आज तक याद है कि मैं अपने टिनोर में, आप उठा के जावेद मियादाद को देखें जैसे अंडर 19 खेल के आया, सलीम मलिक देखें जैसे अंडर 19 खेल के आया, ये था पॉलिसी, ये सिस्टम, ये था, टैलेंट था। अब आप अंडर 19 खेल के आता है, उसके बाद किसी लड़के का नहीं पता होता, जिसके ऊपर किसी का हाथ होता है आप उसको कैरी कर लेते हैं, उसको किसी तरह ले चलते हैं, कैंप में बुला लेते हैं। पहले अंडर 19 के खिलाड़ियों को लोग जानते थे आज आप, और इतना मीडिया नहीं था, 4 या 5 के अलावा नहीं बता पाओगे। इतना मीडिया भी नहीं था, इतना अखबारों में कवरेज भी थी, मगर अंडर 19 प्लेयर जेन्युइन होता था। अभी तो पीसीबी की मैं ये समझता हूं कि पॉलिसी डोमेस्टिक लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है कि ना परफॉर्मेंस किसी। ये साजिद ने बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी जितने लोगों ने सिंध से परफॉर्मेंस दी है लड़कों की, नसीम मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं कि मैं परेशान हो जाता था कि कोई ऐसा फर्स्ट क्लास का मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मॉल ही नहीं लगा कि जैसे कोई लड़का पाकिस्तान खेलने के लिए परफॉर्मेंस दे रहा हो। वो सिर्फ ये इंटरेस्ट होता था कि किसी तरह मैच में अंदर आ जाए, फिर उसके बाद टीम कुछ भी करे, सिंध की टीम हो या कोई भी टीम हो, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता था, कोई इंटरेस्ट नहीं। तो जब इंटरेस्ट ही नहीं होगा पाकिस्तान खेलने का, अच्छा खेलने का, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट कैसे ऊपर जा सकती है? सईद भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता था। ऐसा लगता है कि जब वो पाकिस्तान से भी खेल रहे होते हैं तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा अपना है। आप अगर उनका वे ऑफ स्टाइल देखेंगे कि हम जो है वो अगर 2 सेंचुरी एक मैच में करने के बाद मैच हार जाएं तो फिर ऑटोमेटिकली आपका ख्याल जाएगा कि भाई ऐसा कौन सा मैच आपने खेलना था कि 2 बैट्समैन सेंचुरी कर रहे हो एक मैच में वनडे में और आप वो मैच लूज कर जाएं। तो अपने लिए खेलने का जो एक रिवाज है उसमें कहीं ना कहीं बाबर आजम हमारा बिल्कुल नंबर 1 बैट्समैन है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन बाबर आजम पर भी ये इल्जाम लगता रहा है। मैंने सुना कि शुएब अख्तर साहब ने भी सेल्फिश वाली बात की थी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें सेल्फिश टच आता है। देखिए बाबर आजम, आप उसको नहीं देखें T20 की शक्ल से, आप देखें टेस्ट प्लेयर और वर्ल्ड क्लास प्लेयर की उसमें। तो जब आप इस लेवल पे जाके किसी प्लेयर को देखते हैं तो गंद उसमें नजर नहीं आएगी। आप है अगर आप चाहते हैं
कि वो भी इसी तरह ही देखें। अब उमर अकमल जो नीचे आ रहा है, या कोई भी एक्सपाइजर स्टोक प्लेयर जो क्रॉस खेलने वाला होता है, जो आप T20 में एडजस्ट हो जाएगा, तो वहां तो आपको सेल्फिशनेस नजर नहीं आएगी। आपको क्लास प्लेयर चाहिए, उसमें आपको T20 में वो खेलता ही नहीं उठा के। उसके लिए जब इतनी बड़ी बात तेंदुलकर कह दे कि जब बाबर खेलता है तो मैं उसको देखता हूं, तो कितना बड़ा प्लेयर हो। रिकी पॉन्टिंग ने भी पॉन्टिंग ने कोट किया उसको बिल्कुल एग्जैक्टली कि जी ही इज वन ऑफ द मतलब माय फेवरेट प्लेयर इन दिस सर्किट, उसने ये कहा है। दोनों फॉर्मेट का उसने कहा है, वनडे का भी कहा है और T20 का भी कहा है। टेस्ट का उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि टेस्ट में अभी बाबर आया है, अब वो परफॉर्मेंस करेगा। टेस्ट में अपने आप को मनवाना बहुत टाइम लगता है नसीम भाई, और ये सईद भाई को पता होगा। टेस्ट में आपको जितने नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस आप खेलेंगे उतना आपको प्रेशर सस्टेन होगा। डिफरेंट मुल्क में जाके खेलेंगे, डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेलेंगे, डिफरेंट बॉलिंग अगेंस्ट के खेलेंगे, तब जाके परफॉर्म करते हैं। रही बात बाबर के, शुरू में बिल्कुल ये चीज आई थी कि जब आपके जो उनके कोच थे, जो हमारे पुराने कोच थे, उस वक्त उन्होंने बाकायदा ये कहा गया था कि जी ये मेरी इंस्ट्रक्शंस है बाबर को कि अगर T20 हो रहा है तो आप अगर एज एन ओपनर जा रहे हैं तो आपने 20 ओवर पूरे खेलने। टीम मुझे आपका एंड पे, आपका क्रीज पे खड़ा होना जरूरी है। स्ट्राइक रेट बेहतर हुआ, लेकिन मैं आखिरी दिनों में जब सरफराज कप्तान थे तो बाबर का मैं स्ट्राइक रेट देखता था 120, 130, लेकिन जब से वो कप्तान बने 150 और 160, तो वो एक स्ट्राइक रेट का फर्क देखने में मिला जो पहले नहीं था। बिल्कुल एग्जैक्टली यही था, क्योंकि अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई उसकी, बीइंग अ कैप्टन, बीइंग एन ओपनर। अब तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसने जो कैप्टनसी का प्रेशर नहीं लिया है। उसने वो, अगर वो बैट्समैन जा रहा है, एज एन ओपनर जा रहा है, तो वो एज एन ओपनर ही अपना वो कंसीडर कर रहा है वहां, और वो वही चीज इंप्लीमेंट कर रहा है जो उसको पीछे से उसका बेस स्ट्रॉन्ग करते हुए आई है कि जी मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ओवर ज्यादा खेलने, मैं जितनी देर यहाँ खड़ा हूंगा उतनी जल्दी मैं एडजस्ट हो जाऊंगा और मैं रन निकालूंगा। टीम भी पीछे से खड़ी हो जाएगी। साजिद खान साहब, आपका भी जवाब चाहूंगा इस मामले पे जो हम बाबर आजम को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर नो डाउट तीनों फॉर्मेट में खेलने वाला वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। उसकी कारकर्दगी पे कोई दो राय नहीं है, एहतराम करते हैं, लाइक करते हैं, मगर दोस्तियां ना निभाए। नसीम भाई, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, सईद आजाद ऑन रिकॉर्ड इस बात को सेकंड करेंगे। सलीम अली की बात करूं, इंजी की बात करूं, इजाज अहमद की बात करूं, कितने क्रिकेटरों को लॉबी के तहत बनाया जाता था, उनको टूर कराया जाता था, प्लेयर 100 टेस्ट। ये लोग ऐसे नहीं खेले नसीम भाई, आपको सच की बात करना चाहिए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीजें कायम रहेंगी। बात सिंपल से ये है, बाबर को दोस्तियां नहीं निभाना चाहिए। अगर उसने वर्ल्ड क्लास कप्तान बनना है, अव्वल तो उसको कप्तान का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर वो अच्छा कप्तान होता तो फिर कराची फ्रेंचाइज के कप्तान उसको बनाते, फ्रंट से लीड करता और कप्तानी शार्प की जाती है। फ्रंट हमेशा जो बात करते हैं फ्रंट ऑफ लीडिंग, आप देखें 3 दफा प्रैक्टिस मैच खेला गया। आपकी प्लानिंग में हारिस सोहेल है, अजहर अली के बाद टेस्ट मैच में कप्तानी के लिए आप हारिस सोहेल अगर देख ऊपर नीचे रन बना देते तो उसके बाद जो है बाबर आजम को जगह जो है टेस्ट मैच में नहीं बनाएंगे। असद शफीक को बनाना चाहिए था। असद शफीक को नजरअंदाज किया जा रहा। भाई असद शफीक पाकिस्तान में वो ऐसा प्लेयर है, अगर हम बात करें कंप्लीट क्रिकेटर, काम से काम रखने वाला, सिर्फ बैट बॉल बैट के दरमियान खेलने वाला। मगर एक बात जरूर नसीम भाई मैं बात करूंगा, बाबर को सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें। ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, इमाम मलक को लेके आए और उस्मान कादिर को लेके आए और आगे जाके यकीनी तौर पर कंटिन्यू करेंगे ये। बिल्कुल। और जिस तरह बाबर तो रन स्कोर कर ही रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर थी, लेकिन आबिद अली ने जो एक इम्पैक्ट डाला, आबिद अली ने आपकी इनिंग को जो कॉम्पैक्ट किया, बाबर तो कर ही रहे थे लेकिन आबिद ने जो टॉप ऑर्डर से आके बहादुरी के साथ रन स्कोर किए, खड़े हुए, रेजिस्ट किया, वहां से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को एक बूस्ट मिला। वरना ना अजहर से इस तरह परफॉर्म हो पा रहा, ना अगर आप असद ने ऑन एंड ऑफ परफॉर्म किया है। असद की परफॉर्मेंस का मेयार खासा बेहतर रहा है, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर जो है वो आबिद अली ने टॉप ऑर्डर से करके बाबर का एक तो प्रेशर कम किया, फिर आने वाले बैट्समैनों को भी एक राह दिखा दी है। देखिए नसीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये ताहिर भी बोलेगा और साजिद भाई भी बोलेंगे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से और इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा टफ है। आबिद अली इतना रन कर दिए उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में, और हर विकेट पे खेल लिया, हर मौसम में खेल लिया, हर उसने बॉलिंग के खिलाफ खेल लिया, और इतना जिसे कहते हैं उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना स्ट्रांग है कि उसको मौका मिला, उसने काम किस्मत ने साथ दिया। इसलिए कि अभी देखें
अभी फवाद आलम भी पीछे बैठा है इतने रन करके, वो जब वो भी आएगा ना उसको रन करना आसान है। सिर्फ एक दो प्रेशर होते हैं, एक क्राउड का प्रेशर होता है और दूसरा टीवी का। एक कमबैक का भी होता है। कमबैक का तो है वो, देखिए कमबैक करने वाला, आपको बताऊं कमबैक करने वाला मैं कहता हूं वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है, कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं होता। वापस आना और हर साल वापस आना, हर साल वापस आना, ये है क्लास ग्रेट प्लेयर की निशानी। अगर इसके बावजूद आप प्लेयर को परफॉर्मेंस पे हर साल परफॉर्मेंस कौन देता है? आप कितने प्लेयर आते हैं एक सीजन में 1000 किया, दूसरे सीजन गायब। आप अभी भी देख लें पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर में आपको नोट कीजिएगा, 2 साल क्रिकेट खेले, पाकिस्तान खेल के चले गए, क्रिकेट खत्म उनकी। बिल्कुल। और जो 10-10 साल से 15-15 साल से जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं वो तो फिर प्लेयर ही होगा ना, ऐसे थोड़ी 6-6 महीने जी डिपार्टमेंट से खेलना, जगह बनाना इतना आसान नहीं है। तो मैं ये जो आबिद अली है मेरे ख्याल में अपनी फिटनेस का वो करे तो हर फॉर्मेट में चलेगा। चर्बी जिस्म पे दिखाई दे रही है या नहीं? मैं तो पता नहीं कौन सी, अब तो मैं तो डर गया हूं कि कौन सी क्रिकेट होने लगी है कि वो सुना है उमर अकमल ने कमीज उतार के दिखा दी चर्बी। के देखें क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। वो कंटिन्यू पाकिस्तान से खेल रहा है, इतनी क्रिकेट खेल रहा है, उसमें फिटनेस की क्या है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि उमर अकमल को कहीं ना कहीं थोड़ा सा टारगेट भी किया जाता है। अगर हल्का फुल्का आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उमर अकमल को पता है कि ये थोड़ा सा हिलेंगे पीछे से। ज़ाहिर है एनसीए में भी इतने लोग बैठे होते हैं, वरना उमर के साथ हम भी मिले ऐसी चीज दिखाई नहीं दी। दानिश कनेरिया की मैं बात करूंगा, बैंकॉक चले गए वो। पहले कहते हैं कि पाकिस्तान में खिलाड़ियों का इम्तियाजी सलूक वो करते थे क्योंकि वो इस वजह से कि वो हिंदू थे, और अब वो बैंकॉक पहुंच गए, इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। पाकिस्तानी टीमों ने एतराज किया तो इंडियन टीम ने कहा कि अगर ये नहीं खेलेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे, वो भी टीम वापस चली गई। दानिश कनीरिया को अब जाने की जरूरत क्या है? पहले बोलते रहे कि नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, फिर उन्होंने कबूल किया, उसके बाद कहा कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स उनके साथ इम्तियाजी सलूक करते थे। अब आप बैंकॉक पहुंच गए, आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने जरूर गए थे भाई, आप पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान आपके साथ जुड़ा हुआ है, वहां जाके मजाक बनवा रहे हैं आप। बस ये इज्जत आपको किसने दी थी? पाकिस्तान ने दी थी ना। जब मैं तो अंडर 15 के जमाने से उसको जानता हूं, टिल हमने स्कूल का जो टूर वो भी किया, कॉलेज का टूर भी किया। जो फर्स्ट टाइम इसने ट्रेन का सफर किया था वो मेरे सामने बैठ के किया था, रो रहा था ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने घर से अलग जा रहा था। ये एक डिफरेंट चीज है, लेकिन पैशन बहुत था नसीम भाई इसका क्रिकेट खेलने का। उस वक्त से इसका था कि यार मैंने टेस्ट क्रिकेटर खेलना है, टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। हर लेवल पे पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है, हर जगह पे पाकिस्तान ने आपको इज्जत दी है। टेस्ट क्रिकेट आपको खिलाई है, वनडे क्रिकेट आपको खिलाई है, आपको हर स्टेज पे आप जब एज अ चीफ गेस्ट भी गए हो, एज अ पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर गए हो, नो आपकी मिनॉरिटी या आपकी रिलीजन से बेस पे आपको किसी ने नहीं बुलाया, एज अ पाकिस्तानी प्लेयर आपको वहां बुलाया जा रहा है। अब अगर आप वहां जाके आप पाकिस्तान टीम की रिप्रेजेंट करते ना, आपको इतना था आप पाकिस्तान टीम के साथ जाते, आप वहां जाके खेलते। अगर आपको इतना ही खेलने का बहुत शौक है, अगर आप वहां जा रहे हैं तो या तो आप पहले इन्फॉर्म कर दें कि भाई मैं वहां जा रहा हूं एज अ गेस्ट प्लेयर। खेल ही नहीं सकते ना अमूमन, तो आपको तो पाबंदी, आप कहां खेल सकते हो? कोई भी क्लब क्रिकेट भी आप नहीं खेल सकते, वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड आप पे बैन कर दिया। आप केटीआई पे तो खेल सकते हो, पारसी इंस्टीट्यूट के ऊपर के जहां भरत भाई की पिचेस है वहां के कोई फ्रेंडली मैच खेल लोगे। ये क्या दानिश कनेरिया फिर आपके दोस्त क्या कर रहे हैं साजिद भाई? देखिए नसीम भाई, दानिश अन्नू भट्ट से मिलने गया था। अन्नू भट्ट दुनिया का सबसे बड़ा बुकी है और दानिश उसका बहुत करीबी है, और जो कुछ सारा कुछ करियर में है अन्नू भट्ट का बड़ा अहम रोल है। और जहां तक हमने बात की कि हमारा प्लेटफॉर्म बात करता है, देखिए दानिश के साथ बात करना, डिस्कस करना बहुत बड़ी जाती है जो हमारे मुल्क के साथ सेंसी नहीं हो। मैंने ग्रेट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद साहब के लिए उसने बोला, तनवीर अहमद पाकिस्तान के ब्रांड है, उसने जो क्रिकेट खेली, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जो कारकर्दगी दिखाई, मिसाली कारकर्दगी, मेरिट पे खेली है, मुल्क को तो नहीं बेचा, मुल्क को तो दाव पर नहीं लाया। ऐसे दानिश कर रही है, सवालिया निशान है। मैंने आपको पहले भी कहा था ऐसे लोगों के फोन चेक होने चाहिए, इनके राब्ते किन से हैं, तो राब्ते वहीं जाके होते हैं जहां से काम होता है मेरे भाई। बात और सच, ये बड़ी बात कही है सईद भाई, आपकी भी राय इस पे जाओ। साजिद भाई गुड पॉइंट। क्रिकेट बोर्ड का डिस्कस करता ताकि हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, मगर क्रिकेट बोर्ड हमारा क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड में
कुछ लोग जो हैं उनको हम तस्कीर करते हैं। क्रिकेट बोर्ड बहुत बेहतर है, क्रिकेट बोर्ड ने सिर्फ बड़ी कोशिश की, मगर क्रिकेट बोर्ड को सलूट है, उससे बहुत अच्छा स्टेप लिया है। यहाँ पर ये बात माननी चाहिए नसीम भाई, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। असल चीज मैं आपको बताते चलूं तो हमने बात करनी है पाकिस्तान का, कराची का मीडिया पाकिस्तान का सबसे पावरफुल मीडिया है और रहेगा, मगर कुछ लोग पाकिस्तान के मीडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है, वही कैमरामैन की रिस्पेक्ट है जो रिपोर्टर की है, मगर मैं यहाँ पे बड़े दुख से कहना पड़ूंगा ये ज्यादती ना होना चाहिए। सब लोगों के इस पर डिटेल में बात करेंगे। सईद भाई टाइम खत्म हो गया, मुझे बार बार कहा जा रहा है। सईद भाई थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ताहिर खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। साजिद खान साहब आप ऑल आउट का हिस्सा बने। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में ऑल आउट जाएं और अब जो चीज़ें भी हैं वो आपके सामने ला के रखें। कोशिश हमने आज भी की। 7 तारीख से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेल रही है। विश यू अ वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात आ रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।